बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से है। ये बेसिकली अभी जो न्यू LLB सिस्टम 5 ईयर प्रोग्राम जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये LLB 5 ईयर जो सिस्टम अभी हमारे मुल्क में नया स्टार्ट हुआ है, तो ये LLB 5 ईयर सिस्टम के अंदर सेकंड सेमेस्टर, अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि सेमेस्टर कहाँ पर चल रहे हैं, कि वो लोग जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत अपना जो है वो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो एनुअल सिस्टम है, और एनुअल सिस्टम के ये पार्ट 1 का एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। अहम सब्जेक्ट इन द सेंस के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामियात, पाक स्टडी, ये वो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो हम आम तौर पर पढ़ते रह जाते हैं। बट जो पर्टिकुलरली हमारे पार्ट 1 के अंदर या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगर कोई लीगल या लॉ के हवाले से सब्जेक्ट है तो वो इंट्रोडक्शन टू लॉ और इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। अब जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आसान है कि जो उनको टीचर्स पढ़ाते हैं वो उनको गाइड भी करते हैं और एग्जामिनेशन के हवाले से सेम चीज़ें वहाँ पर उनको पेपर में भी दी जाती हैं। बट जो हमारे एनुअल सिस्टम के लोग हैं वो इस मामले में थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि एक तो इनके लिए चीज़ नहीं है, दूसरा जो हमारे टीचिंग फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो भी थोड़े से परेशान हैं कि यार क्या पढ़ाया जाए, कि किसी को आइडिया नहीं है कि एग्जामिनेशन किस तरह का होगा। तो आज पहले तो हम इस एनुअल सिस्टम और इस सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से जो जनरल हमारा कोर्स कंटेंट है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक ब्रीफ किस्म का व्यू लेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये किस लिए इंक्लूड किया गया हमारे इस नए सिलेबस के अंदर। अब इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। तो डेफिनेटली लीगल सिस्टम क्या है हमारा? लीगल सिस्टम यही है कि हमारे मुल्क में कौन से लॉज हैं और वो लॉज बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद जब वो लॉ बन जाता है तो बनाता कौन है, और जब हम पढ़ लेंगे कि कौन बनाता है तो फिर उसके बाद आगे अदालत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जहन में रख ले, वैसे तो हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात अगर करते हैं तो उसमें तो ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाते हैं तो आप उस मुल्क की अथॉरिटीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। बट लीगल सिस्टम में एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने 2 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? कि लीगल सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि लॉ मेकिंग, कि ये लॉ मेकिंग है क्या, कौन करता है और किस तरह से ये लॉ मेकिंग किया जाता है। ऑन द अदर साइड हमने जो चीज़ देखनी है, लॉ तो बन गया, लॉ बनाना किसका काम है, यहां पर कुछ चीज़ें, और एक बात जहन में रख लें, हमने ये चीज़ें पढ़नी नहीं है, हमने ये चीज़ें समझनी है, ये पढ़ने की चीज़ें नहीं है। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि ये MPA क्या है, MNA क्या है, ये कानून कौन बनाता है, तब्दील कैसे करता है, अदालतों का क्या काम है, फिर कौन कौन सी अदालत क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। एक बेसिक व्यू हमारा पूरे का पूरा जो लीगल सिस्टम है, कि जो लीगल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, उस पूरे सिस्टम का ओवरव्यू। और अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में आने वाले 4 से 5 सब्जेक्ट की समरी है ये आपका सब्जेक्ट, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम यहाँ पर सिविल प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे तो CPC के हवाले से, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे तो CRPC के हवाले से पढ़ेंगे। तो मीन्स बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो इसके अंदर हम उनका एक ओवरव्यू ले रहे होंगे, तो इसको जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर हम इसका एक जो कोर्स कंटेंट है उसका जायज़ा लें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर है, स्पेशली जो एनुअल सिस्टम के लोग हैं
जो इस चीज़ से परेशान है कि सर हम इसमें पढ़ें क्या, कौन कौन से इसके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इसके सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ इसमें ऐड है। तो अगर हम लीगल सिस्टम के आज कोर्स कंटेंट्स, तो ना सिर्फ कोर्स कंटेंट्स बल्कि हमने हर चीज़ की एक शॉर्ट समरी भी देखनी है कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। सबसे पहले इसका जो मेन नॉलेज है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको एक नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि उनको पता चल जाए। क्योंकि आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जिस दिन हमारा LLB का दाखिला होता है तो एडवोकेट तो पहले दिन ही हमारे नाम के साथ क्या होता है, लिखा जाता है, और हम यूनिफॉर्म वाली एक तस्वीर वहाँ पर लगा भी देते हैं। तो अगर गलती से कोई रिश्तेदार हमसे पूछ ले कि हाँ बेटा वो पेशी में भी क्या करना है, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हाँ जी इस पेशी पर ये काम भी होगा। ठीक है, ये ना कि आप लोगों को भी लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती वाला काम नहीं कर देना। तो हमने ये चीज़ें सीखनी है इसके अंदर, अगर अभी से सीखेंगे तो आगे हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें एक्चुअली जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमने आपको बताना दैट व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल सिस्टम। तो जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करेंगे इस लीगल सिस्टम के हवाले से, तो अब ये बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और ये सोचना है कि लास्ट पाकिस्तान बनने से पहले हम किसके गुलाम थे, यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, बरतानिया की। तो लाजमी बात है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो ज़्यादातर किस चीज़ से अफेक्टेड है, वो ब्रिटिश पीरियड, नज़र आ रहा है ना सारा, ये वो ब्रिटिश पीरियड से अफेक्टेड है। तो अब जो लास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ताज़ा हमारे पास कौन है, ब्रिटिशर्स है। अच्छा, इससे पहले बरतानिया ने किससे हुकूमत ली थी, मुसलमानों से। तो डेफिनेटली इससे पहले यहाँ पर जो सिस्टम था वो कौन सा था, वो मुस्लिम पीरियड था। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाए, मुसलमानों से पहले कौन थे, हिंदू। तो यहाँ पर जो पीरियड था वो कौन सा था, वो हिंदू पीरियड। इट मीन्स in historical background of the legal system of Pakistan, we are going to study about the Hindu period, Muslim period as well as the British period, and the most influential period जो अगर हम आज बात करते हैं तो हमारे जो लॉज हैं वो आपको दो हिस्सों में तकसीम नजर आएंगे। मैक्सिमम जो हमारे 80% जो लॉज हैं वो कौन से पीरियड के हैं, ब्रिटिश पीरियड के, और 20% लॉज के अंदर हमें मुस्लिम पीरियड और स्पेशली इसका जो रिवाइवल ज़ियाउल हक के दौर में होता है कि हमारे बहुत से कवानीन को क्या किया जाता है, बहुत से कवानीन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लॉज अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। कानून शहादत ऑर्डर, हुदूद ऑर्डिनेंस, रमज़ान ऑर्डिनेंस, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, बहुत से कानून, बहुत से ऐसे कानून जो किसके हवाले से थे, इस्लाम के हवाले से थे, वो हमारे पाकिस्तान के इस जो हमारा जो लीगल सिस्टम है यहाँ पर वो इन प्रैक्टिस है। तो अब ये कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, हमने क्या करना है, हमने वही चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता थी कि यार ये तो बड़ा आसान है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ब्रिटिशर्स ने, तो अभी जो हमें अदालतें अब नज़र आती हैं ये हमें किसने दी थी, ये तो हमें बरतानिया ने दी, ये सिविल कोर्ट, ये मजिस्ट्रेट की अदालतें। इस्लाम ने हमें क्या दिया था, काजी अल कज़ा, काजी का सिस्टम दिया था। उससे पहले जो हिंदू पीरियड था वहाँ पर एक अलग सिस्टम था। तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इन तीनों पीरियड्स का एक ब्रीफ व्यू लेंगे कि एक्चुअली हिंदू पीरियड में क्या था। वहाँ पे फिर हमें धर्मा सूत्रा के नाम से वहाँ पे उनके जो है वो किताबें नज़र आएंगी कि जहाँ पर उनकी किताबों के अंदर वो जो लीगल सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल था वो नज़र आएगा। जब हम एक्चुअल मुस्लिम पीरियड को फोकस करेंगे तो यहाँ पर क्या नज़र आएगा, सबसे पहला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आते हैं तो कुरान की सूरत में पहला इस्लामी कोड हमें नजर आएगा। फिर कुरान की एक्सप्लेनेशन कहां पर होती है, सुन्नत के अंदर। फिर कुरान और सुन्नत के बाद फर्दर क्या होता है कि खुलफाए राशिदीन आ जाते हैं, और खुलफाए राशिदीन के बाद क्या होता है, आइम्मा कराम हमारे आ जाते हैं, जिनको हम इमाम अबू हनीफा के नाम से, इमाम मालिक के नाम से, इमाम शाफी के नाम से, इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से, इमाम जाफर सादिक के नाम से जानते हैं। ये सारा इस्लामिक पीरियड है हमारा। लेकिन इस पीरियड को तफसील से हम आगे चल के पढ़ेंगे, सेकंड और
थर्ड ईयर के अंदर। यहां पर हमने खाली क्या देखना है, यहां पे हमारा एक जनरल व्यू होगा कि हिंदू पीरियड कब से कब तक और इसमें क्या इंपॉर्टेंस थी, मुस्लिम पीरियड कब से कब तक, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक थे, और फिर जो ब्रिटिश पीरियड, और इनमें से किसका ज़्यादा असर मौजूदा दौर पर है। तो मौजूदा दौर पर आपको मैंने बता दिया कि मैक्सिमम ब्रिटिश पीरियड, उसके असरात, वो कवानीन और इस्लामिक लाज भी ऑलरेडी मौजूद है। और हमने हमेशा ये कोशिश की कि आल दो जो लाज ब्रिटिश पीरियड में पास किए गए उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या करें, ट्रांसलेट कर लें, उसके मुताबिक उसकी इन कन्फर्मिटी में ले आए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी यही कहता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। सेकंड चीज है द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, कि जब हम बात करते हैं रोल ऑफ लेजिस्लेचर कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब यहां पर हम तो भी नए हैं ना इसमें। अब बात है कि ये लेजिस्लेचर, नया बंदा तो वो जो एक बार अदा करेगा तो वो भी फंस जाएगा कि क्या है, लीचर है क्या है, क्या है, क्या ये है लेजिस्लेचर। सादा अगर मैं करूं तो लॉ मेकर। लॉ मेकर क्या हो गया, हमारे मुल्क का कानून साज इदारा। अब हमारे मुल्क में कानून कौन बनाता है, जो हमारे मुल्क में कानून बनाता है, थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनफैक्ट हमें पहले पढ़ी होनी चाहिए थी पाक स्टडी के अंदर। हमारा जो मुल्क है ना, आपने सुना ना वफाक पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान एक वफाकी मुल्कत है जनाब, फेडरेशन है। फेडरेशन में क्या होता है कि आपकी जो हुकूमत होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल। अभी आसानी से हम याद, अगर आप में से ऑलमोस्ट हर बंदा 18 साल का तो होगा ना, तो कोई ज़िंदगी में एक वोट नहीं डाले तो इलेक्शन का थोड़ा सा नो हो, 2018 वाले इलेक्शन का तो होगा कि हम लोग 2 वोट डालते हैं लोकल लैंग्वेज में, एक बड़ा वोट और एक छोटा वोट, एक एमपीए के लिए और एक एमएन। ये तो भी याद है ना कि एक वोट हम डालते हैं किसके लिए, एमएनए के लिए, और एक वोट किसके लिए डालते हैं, एमपीए के लिए। एमएनए का वोट क्या है, एमएनए का वोट है, ये बनता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। और उसके बाद एमपीए क्या है, एमपीए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अब ये लफ्ज खुद बता रहा है, हमें तो इसमें कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं, हमें तो ये सारी चीजें आती हैं। लफ्ज क्या है, नेशनल, कौमी, पाकिस्तान के लेवल पर, प्रोविंशियल, सूबाई, सूबे के लेवल पर। तो जो हम 2 वोट डालते हैं तो ये एमपीए क्या करते हैं, ये सारे के सारे एमपीए मिलकर हमारी सूबाई असेंबली, जैसे बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली हमारे करीब है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये बलूचिस्तान सूबाई असेंबली है। पंजाब की सूबाई असेंबली अलग, इसी तरीके से सिंध की, और इसी तरीके से किसकी, आपके केपीके की। तो वो जो सूबाई असेंबली है, इन सूबाई असेंबली के ऊपर एक हेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीएम। सीएम कौन होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है, ये इसका कानून साजी में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ इंतजाम चलाता है। तो सूबे के लिए जो भी कानून बनेगा, हमारे सूबे के लिए जो भी कानून बनेगा सूबे की हद तक, तो सूबे के लिए कौन बनाएंगे, एमपीए, यानी कि आपकी कौन बनाएगी, प्रोविंशियल असेंबली। उसमें सीएम ये तो इंतजामिया का बंदा है, इसको तो छोड़ दे, हमारा इसके साथ काम है ही नहीं। हमने किसको देखना है, हमने देखना है गवर्नर को। एंड हु इज अ गवर्नर, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी प्रोविंस। तो मतलब जो सूबे में कानून पास होता है उसके ऊपर आखिरी दस्तखत कौन करता है, वो गवर्नर करता है। तो हमारा जो लॉ मेकर है, जो सूबे के अंदर कानून पास करता है, वो सूबाई असेंबली है। अब अगर हमारे सूबे में कोई खामी मौजूद है, हमारे सूबे का कसूर, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कौन अमेंड करेगा, हमारा सूबा। आप लोगों को तालीम पर ज्यादा पैसे लगाने हैं, आप लोगों को सेहत पर पैसे लगाने हैं, सड़कों पर पैसे लगाने हैं, कौन डिसाइड करेगा, हमारा सूबा। क्योंकि यह कानून पास करना किसकी जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल असेंबली की। तो यह कौन होता है, आपने एक नाम तो सुना होगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो एमएनए मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसको भी छोड़ दो, हमारा ये तो मकसद ही नहीं है।
हमने एक और जो सुना हुआ है वो कौन है, वो है जनाब हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो नेशनल असेंबली ये किस लेवल पर होती है? नेशनल असेंबली हमारे पूरे पाकिस्तान के लेवल पर। तो जो नेशनल असेंबली है, इस नेशनल असेंबली के लोग, अब थोड़ा सा यहां पर एक छोटा सा एक लफ्ज, सिर्फ मुश्किल वाले लफ्ज वैसे मैंने सिखाने नहीं है, एक मुश्किल लफ्ज आज का जो हमने सीखना, जो नए वाला है, वो कौन सा लफ्ज हमने सीखना है? वो हमने एक लफ्ज आज सीखना है, यूनिकैमुलर एंड बाइकैमुलर। बस ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज है आज का कि ये यूनिकैमुलर और बाइकैमुलर। यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब दो। यूनिकैमुलर ये है यक, यक का क्या मतलब हो गया? एक। यक एवानी, एवान हाउस को कहते हैं। मुकन्नना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, किसके साथ मिलता है मुकन्नना? कानून साज इदारा। और कैसा कानून साज इदारा? यक एवानी, एक एवान, सिंगल हाउस जिसमें कोई दूसरा हाउस नहीं है। तो हमारी प्रोविंशियल असेंबली क्या है? यूनिकैमुलर, एक हाउस। अभी समझाता हूं। और जो हमारा नेशनल लेजिस्लेचर है, ये क्या है? बाई कैमुलर। क्या है? दो ऐवानी मुकन्नना। इसमें दूसरा हाउस क्या है? सेनेट, जिसको हम कहते हैं ऐवाने बाला। ये है ऐवाने जेरी। ऐवाने जेरी और ऐवाने बाला मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, टू हाउसेस है। तो जो कानून हमारी नेशनल असेंबली पास करती है वो उस वक्त तक कानून नहीं बनता जब तक सेनेट और सदर के पास ना हो जाए। तो जो हमारा नेशनल कानून जो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा वो कैसे पास होगा? पहले एक हाउस, बेशक वो पहले शुरू में नेशनल असेंबली में आ जाए या किधर आ जाए? सेनेट में। फिर दूसरा हाउस, मतलब दोनों हाउसेस का पास करना जरूरी, और फिर किसका दस्तखत करना जरूरी है? सदर का। जब हमने कहा कि रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर का रोल क्या है? रोल का मतलब क्या होता है? चिकन रोल, वो वाला रोल ना। कौन से वाला रोल? किरदार, काम, फंक्शन। क्या काम है इसका? रोल है क्या? लॉ मेकिंग, कानून बनाना। असल ये जो हमने देखा ना, एमपीए का फंड, एमएनए का फंड, ये कानूनी तौर पर नहीं है। कानूनी तौर पर ये फंड्स आपके लोकल बॉडी, आपका काउंसलर, ताकि आप उसका गिरबान जाकर क्या कर सके? पकड़ सके। एमपीए को 5 साल में एक ही बार नजर आता है ना, एमएनए भी एक बार नजर आता है, वोट वाले दिन आके खड़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम इसको एक्चुअल सिस्टम में लेकर चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जितने, इसको थोड़ा सा फतेह ये बंद कर दे, इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर ले, बस फुल बंद करेंगे तब भी काफी फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें क्या चीज है? उसमें यह चीज है कि हमारा जो फंड है, जो तरक्याती बजट है, जो डेवलपमेंट फंड है, ये वजीर, इसका कोई काम नहीं है इसके साथ जो आपके एमएनए या एमपीए होते हैं। एक्चुअली इट इज द फंक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब आपके काउंसलर, उसके बाद नाजिम, नायब नाजिम। इन लोग, ये वो लोग हैं कि जिनका जाके हम कह सकते हैं कि यार मेरी गली का ये फलां चीज गटर खराब है, इसको सही करवाओ। और हम इसी चीज के लिए तो टैक्स देते हैं ना कि मेरी गली का गटर मुझे खुद ठीक नहीं करवाना पड़े। ये नुमाइंदे किस लिए है? जो लोकल बॉडीज हैं ये हमारे मसाइल के लिए है, और जो एमपीए और एमएनए है ये हमारे हकूक की जंग कानूनी बुनियाद पर लड़ने के लिए। कि ये वो लोग होने चाहिए कि जिनको पता हो कि कानून है क्या, कानून बनता कैसे है, क्योंकि उन्होंने कानून बनाना है। और अगर इनको खुद पता नहीं होगा कि कानून है क्या तो ये कैसे बनाएंगे? तो मगर जब तक ऐसे लोग हम नहीं लाएंगे कि जिनको कानून का पता होगा, तब तक ऐसे ही कानून बनते जाएंगे, मनमानी से सिस्टम क्या होगा? चलता जाएगा। तो असल जो रोल ऑफ लेजिस्लेचर, पहली बात है कि लेजिस्लेचर कौन है? प्रोविंशियल और नेशनल। सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली हमारा लेजिस्लेचर है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि ये लॉ मेकर है, ये कानून बनाएगा। तो
तो हमने क्या पढ़ना है? लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर कितनी किस्म का हो गया? 2 किस्म का, प्रोविंशियल, नेशनल। और लेजिस्लेचर का रोल क्या है? लेजिस्लेचर का रोल क्या है? लॉ मेकिंग, यानी कि कानून साजी। तो मतलब इस चीज पे जाकर हम पढ़ेंगे क्या? इस पॉइंट में जो हमारा सेकंड कोर्स कंटेंट है उसके अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हमारा लेजिस्लेचर, उसका किरदार क्या है, यानी कि उसका किरदार है क्या? उसका किरदार है लॉ मेकिंग। तो यहां पर हम लॉ मेकिंग या पाकिस्तान में कानून साजी के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कोई भी जो कानून है वो पास किया जा सकता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान। ये जो कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान है, हम इसको महदूद नहीं रखेंगे। कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान को जब हम खोलकर बयान करेंगे तो आज के लिए जो एक चीज आपने जहन में रखनी है, हमने तो आज तक सिविल कोर्ट और मैजिस्ट्रियल कोर्ट का सुना, 2 लफ्ज सुने ना ज्यादा, सिविल और मैजिस्ट्रियल। यहां पर हमारे मुल्क में क्या है कि ये जो कोर्ट्स हैं, एक तो सिविल कोर्ट्स है। सिविल कोर्ट्स का क्या काम है? जितने सिविल मामलात हमारे आपस के होंगे सब के सब सिविल कोर्ट्स में चलेंगे। मसलन कोई मुआहदा, कोई ज़मीन का लेन देन, कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड के मुतल्लिक, ये सारे मामलात किस नेचर के हैं? सिविल। तो ये कहाँ चलेंगे? सिविल कोर्ट। फिर हमारे मुल्क में होते हैं कौन से कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट्स। ये क्रिमिनल कोर्ट्स का क्या काम है? जब भी कोई जुर्म होगा तो वो कहां पर चलेगा? क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर चलेगा। फिर कुछ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी तशरीह करेंगे। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये सारे कौन से कोर्ट हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। आल दो हाई कोर्ट हमारा सिविल कोर्ट भी है और एपेलेट तौर पर क्रिमिनल कोर्ट भी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी वो समझाता हूं मैं आपको। लेकिन सिविल कोर्ट्स सिविल मामलात, क्रिमिनल कोर्ट्स जराइम की रोकथाम, उसके मुतालिक सजाएं देना। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क्या काम है? इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करना और आपको आपके आईनी हकूक देना। आपने एक लफ्ज़ सुनोगा जी वो हाई कोर्ट में रिट लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दिया। वो किस लिए लगाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लगाते हैं। फिर स्पेशल कोर्ट्स। अब ये स्पेशल कोर्ट्स कौन से होते हैं? अब देखें, आप लोगों ने एक चीज तो सुनी है ना, बाकी कुछ सुना हो या नहीं सुनो। बड़े लोगों से एक तो सुना है, ओ जी सिविल मुकदमा जब चलता है तो दादे से बाप पे, बाप से फिर बेटे पे, नस्लों में चलता है जी, बहुत लंबा हो जाता है। खैर अभी इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आ चुकी है, अब इतने लंबे मुकदमे नहीं चलेंगे। अब जो हमारे मुकदमे होंगे वो 1 साल के अंदर क्या होंगे? इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, जो भी, अगर हम उस नए प्रोसीजर को एप्लीकेबल कर लें। जस्ट ए मिनट। तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? अब इस काम के लिए क्या किया गया? कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास। इनको महदूद चीजें दे दी गई। ये सिविल भी है स्पेशल कोर्ट्स और क्रिमिनल भी है। रेंट कंट्रोलर बना दिया कि जी किराएदारी के सारे मामलात किस अदालत में चलेंगे? रेंट कंट्रोलर। वो कोई और मुकदमा नहीं सुनेगा, खाली क्या सुनेगा? रेंट। लेबर कोर्ट्स सिर्फ मजदूरों के मुतल्लक मुकदमात सुनेंगे। फिर आपने सुना है ना एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट, सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात। नैब सिर्फ करप्शन के मुकदमात। इसमें डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स, जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल, सरकारी मुलाजमा, जितने भी मुलाजमों के मसले होते हैं ना, वो सिविल कोर्ट में नहीं चलते। जो उनकी मुलाजमत के मसले होते हैं, जाती नहीं, मुलाजमत वाले, नौकरी से निकाल दिया, तनख्वाह रोक दी, इंक्रीमेंट रोक दिया, वो इधर नहीं आते। वो कहाँ चले जाते हैं? अपने स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं। वहां पे हम ये सारा स्ट्रक्चर अपने पढ़ना है कि ये सिविल कोर्ट्स कैसे काम करता है, क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स। फिर स्पेशल कोर्ट्स में सरकार ने पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना। सरकार किस पे चलती है? टैक्स पे चलती है।
तो रेवेन्यू कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। सरकार किससे चलती है? कस्टम ड्यूटियों पर, कस्टम कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मुल्क में क्या है? बैंक, सारा लेन देन किससे होता है? बैंक। ये बैंकिंग कोड्स का क्या काम है? मतलब हमने पूरा जो कोड स्ट्रक्चर है उसको हमने देखना है। कौन से सिविल कोर्ट्स, फिर हमें पता चलेगा कि जी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, आल तो इसके ऊपर पहले भी हमने लेक्चर्स किए, बट हम इसको अभी एक सीक्वेंस में, क्योंकि आज हमारा जो है इसका फर्स्ट वो लेक्चर है ऑफिशियली, अब हम इसको क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लेकर इंशाल्लाह आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जो स्पेशल कोर्ट्स है, इन तमाम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कौन सी अदालत, उसमें पहले मुकदमा जाएगा, फिर किसके, उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, फिर सबसे ऊपर। एक बात ध्यान में रख लें यहाँ पे कि चाहे आप सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, कहीं पर भी पाकिस्तान में चले जाए, आखिर पे मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्यों? एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई कैसे है कि जो भी मुकदमे नीचे से जहाँ से भी आएंगे, इकट्ठे कहाँ होंगे? सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो जाएंगे। तो इसमें हमने कोर्ट सिस्टम पढ़ना है कि यार ये सिविल कोर्ट, ये अदालतें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर ये अदालत होती है। तो अब हमने अदालत तो पढ़ ली, फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए? हम साथ ही इन अदालतों का क्या पढ़ेंगे? फंक्शन भी पढ़ेंगे। मतलब कि अगर हमने कहा है कि जी ये सिविल कोर्ट है, तो हमें पता तो हो कि सिविल प्रोसीजर क्या है। तो सिविल प्रोसीजर, लेकिन वो हमने सीपीसी नहीं पढ़ना, हमने सिविल प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन, और क्या पढ़ना है हमने? क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना। मतलब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आपका कोई सिविल मुकदमा होगा तो वो किस तरह चलेगा। हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं ना, उसमें क्या पढ़ा था कि जी पहले दावा आएगा, जवाब दावा आएगा, वो समन होंगे, वो सारा कुछ कहां पे पढ़ना है हमने? सिविल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर का अगर कोई जुर्म हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमने पढ़ा था जी एफआईआर कटेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर वो मुकदमा चला जाएगा अदालत में, अदालत फर्द जुर्म आयद करेगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में अगर कोई सिविल मामला हो जाए तो किस तरह करके हम कोई मुकदमा सिविल का करेंगे, और अगर कोई क्रिमिनल मुकदमा हो जाए तो किस तरह हम क्या करेंगे, कोई भी क्रिमिनल मामला वो हम करेंगे। कोई भी एफआईआर कैसे कटवाएंगे, पुलिस एफआईआर ना काटे फिर क्या करेंगे, पुलिस की तफ्तीश के बारे में क्या क्या प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है ना, तो बेसिक हमने यहाँ पर सीखनी है इस चीज़ की। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा रोल एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, 6 नंबर पे, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारा एक क्या है, पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? एक अपर हाउस है, और अपर हाउस हमारा क्या कहलाता है? सेनेट। और एक लोअर हाउस है जो क्या कहलाता है? नेशनल असेंबली। ये हमारी क्या है? ये दोनों चीजें मिलकर हमारी बनती है पार्लियामेंट। ये हमारी पार्लियामेंट है। तो अब ये पार्लियामेंट बनती कैसे है? फंक्शन तो हमने इसका पढ़ लिया। फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? कानून साजी। बनती कैसे है? मतलब ये एमपीए कौन बन सकता है, एमएनए कौन बन सकता है, कितने लोग होंगे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, कितने लोग होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, किस बुनियाद पर ये मुंतखब होते हैं, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये कहां पर होगा? कंपोज का मतलब क्या होता है कि ये हमारी जो नेशनल असेंबली है बनी कैसे है, कितने कितने मेंबर, कहां कहां से, किस बुनियाद पर। अगर पंजाब की सीट्स ज्यादा है तो क्यों है, और अगर बलूचिस्तान की कम है तो क्यों है। ये चीजें सारी की सारी हमने कहां पर देखनी। और ये कंपोजिशन किसकी है? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की है, ये कंपोजिशन नेशनल असेंबली की नहीं है। पार्लियामेंट का जब भी लफ्ज आएगा तो मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों, पार्लियामेंट अलग से कुछ है ही नहीं। पार्लियामेंट बेसिकली है क्या? नेशनल असेंबली और सेनेट से मिलके क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। तो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबलीज में हम क्या पढ़ेंगे? सूबाई असेंबलीज।
कि जी हमारी सूबों की असम्बली, ये एमपीए कौन बनेगा, एमपीए कैसे आएगा और एमपीए का इलेक्शन कैसे होगा, कौन इलेक्शन में वोट डालेगा, प्रोविंशियल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कोर्ट स्ट्रक्चर के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जुडिशियल प्रोसेस वो भी आपको मैंने बता दिया। फिर हमने दो इसमें कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, एक इंटरप्रिटेशन का और एक प्रेसिडेंट का। कौन कौन से पढ़ने दो कंसेप्ट? 8वें नंबर पे इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना है कि ये इंटरप्रिटेशन क्या है, और 9वें नंबर पे हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट। ये टोटल हमारा जनाब सिलेबस कह ले, ये टॉपिक्स कह ले, ये मुकम्मल लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है तशरीह। कब जरूरत पेश, ये तशरीह करता कौन है? पहली बात हमने पहले पढ़ा था दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या था जनाब लेजिस्लेचर का रोल? कानून साजी। ठीक है, तो फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? अदालतों के बारे में। तो अदालतों का मकसद क्या है? अदालत का जो मेन मकसद है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन। अदालत सिर्फ कानून की तशरीह करती है। कैसे करती है? अदालत के पास क्या होता है? अदालत के पास जनाब एक किताब पड़ी हुई है, ठीक हो गई। आप एक बंदे को ले गए कि जी इसने जुर्म किया है, अदालत क्या करती है? वो कानून की किताब खोल लेती है। अच्छा जनाब, हाँ जी, कानून में लिखा हुआ है कि जो कोई इरादे के साथ किसी की टांग तोड़ेगा उसको इतनी सजा है। ठीक है, अब उसने देखना है कि जो काम इस बंदे ने किया क्या ये इरादे के साथ किया या बगैर इरादे के। तो कानून और अदालत का काम क्या होता है? अदालत का काम होता है कि इस कानून की किताब को खोले और जो आपका अमल है उसकी तशरीह करे कि कानून के मुताबिक ये कौन सा अमल है। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मेरे हाथ में ये एक स्टेपलर है, ठीक है, मैं स्टेपलर पूरे जोर से भी क्या करता हूं, किसी को मारता हूं और पकड़ लेना, लग जाना है ये देख लो, ऐसा हो जाता फिर नहीं कहना। तो मैंने क्या किया? स्टेपलर मारा, पूरे जोर से मारा। क्या इस स्टेपलर मारने से मर सकता है? किसी भी सूरत बंदा मर सकता है? लगा भी सही, चोट भी लगी और हो सकता है खून भी निकल रहा हो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर दूसरा काम नहीं कर सकता ना, अगर मैं इसको गोली मारता हूं और वो उसको लगती भी नहीं है, इसके पास से क्या होता है, वो गुजर जाती है, बिल्कुल हल्का सा टच होके जाती है। लेकिन अगर वाकई वो टच होने की बजाय लगती तो बंदा मरता कि नहीं मरता? सही। अब गोली मारने से जख्म थोड़ा लगा पर खतरा क्या था? ज्यादा। स्टेपलर मारने से जख्म उससे बड़ा है पर खतरा क्या था? कम था। तो अब अदालत क्या करती है? वो इसकी तशरीह करती है कि ये इक़दाम कत्ल था या हर्ट था। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर होगा सजा 25 साल तक चली जाएगी, और अगर खाली हर्ट है तो 2-3 साल सजा। अब ये कौन सा अमल क्या है? ये अदालत का काम है कि वो कानून की तशरीह करती है कि तुम्हारा जो ये अमल, नहीं तुम्हारा तो नहीं, मेरा, कि इस बंदे का ये जो अमल है ये हर्ट है या कत्ल है, वो किस तरह साबित करती है? वो क्या करती है? इंटरप्रिटेशन। अच्छा, फिर एक नया मसला आ गया जनाब। मसला क्या आ गया? वो सामने वाली बुक उठाओ, ये सामने ब्लैक वाली सबसे मोटी जो किताब पड़ी है, एक ये वाली उठा लो और इससे चौथे नंबर वाली बड़ी किताब इसके साथ, हाँ ये वाली, दोनों उठा लो। अच्छा, अब क्या हुआ? एक किताब इस बेचारे की तरह क्या है? खैर, एक किताब इस बेचारे की तरह क्या है? कमजोर, और एक मेरी तरह क्या है? मोटी है। ये भी क्या? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और है ये भी क्या? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दोनों क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल। फर्क क्या है कि जब अदालत किसी भी चीज की तशरीह करती है तो उस तशरीह को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हम उसको क्या करते हैं? कानून की किताब में लिख देते हैं, ताकि आने वाले वक्त में दोबारा उसकी तशरीह ना करनी पड़े, बल्कि वो अदालत उसी पुराने फैसले के मुताबिक नया क्या करे? फैसला कर दे।
तो वो जो अदालत का फैसला होता है और जो इतनी अहमियत वाला होता है कि वो किताब के अंदर क्या किया जाता है, उस लॉ की किताब के अंदर लिख दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो इसको मेरी तरह बनाने के लिए जो चीज है वो क्या है, वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये अदालत के फैसले होते हैं। और आप देखोगे ना वकीलों के दफ्तर में वो काली पीली नीली किताबें, वो ढेर सारा ढेर लगा होता है, वो सारा क्या है, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट देता कौन है, अदालत। और वो जो प्रेसिडेंट देता है तो क्या करता है, कानून की क्या करता है, इंटरप्रिटेशन। तो ये वो चीजें हैं जो हमने इस पूरे सिस्टम के अंदर पढ़नी है। और ये तमाम चीजें आगे चल के प्रेसिडेंट हम मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पूरा एक सब्जेक्ट आएगा 8वें 9वें सेमेस्टर के अंदर जाके, वहां भी हमने पढ़ना। 2 किताबें ये हो गई। फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, किस में पढ़ना है हमने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। कितनी किताबें हो गई, 3। क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में जाके पढ़ेंगे। सिविल प्रोसीजर कहां पे जाके पढ़ेंगे, सीपीसी में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान, ये जनरल है हमारा, इसमें भी हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को भी टच करेंगे, सीपीसी को भी टच करेंगे और सीआरपीसी को भी टच करेंगे। रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये 5-6 किताबों का मजमूआ है हमारा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है। तो ये हमारा टोटल इसका सिलेबस होगा कि जिसके बारे में हम पूरे इस सारे सिलसिले में पढ़ेंगे कि ये लीगल सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, कितनी अदालतें हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है, और अदालतों के फैसलों की कितनी अहमियत है, अदालतों का असल काम क्या है। ये था हमारा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का बेसिक कंटेंट कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों डाला गया है। ये पहले शामिल नहीं था, जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं थी, लेकिन अभी इसको शामिल कर दिया गया। किस लिए शामिल कर दिया गया, इसलिए ताकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाए।